तुम क्या नहीं हो इसका पता लगाओ ताकि उसे जान सको जो कि तुम हो। प्रश्नकर्ता, विश्व के वर्णन के अनेक तरीकों में आपका तरीका ये है कि इसे आप पदार्थ, मन और चेतना से बना कहते हैं। दूसरी ओर अन्य अनेक व्याख्याएं उन विभिन्न प्रारूपों के बारे में बतलाती है जिनके अनुरूप विश्व की रचना हुई है, जिनके बारे में माना जा सकता है कि वे तर्कसंगत भी है। और तब सामान्य मनुष्य इस भ्रम में पड़ जाता है कि उनमें से कौन सी सत्य हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। तब उसे संदेह होता है कि सभी प्रारूप शाब्दिक है और सत्यता किसी में भी नहीं है। आपके अनुसार वास्तविकता 3 रूपों में विस्तार पाती है। पदार्थ ऊर्जा का विस्तार अर्थात महदाकाश, चेतना का विस्तार अर्थात चिदाकाश और विशुद्ध चेतना अर्थात परमाकाश। प्रथम में गति और जड़त्व दोनों होते हैं। संवेदना के स्तर पर ये ज्ञान हमें होता है। दूसरी ओर हम ये भी जानते हैं कि हम में संवेदनात्मक ज्ञान है। हम चेतन हैं और हमारे चेतन होने का बोध भी हमें होता है। इस प्रकार हम में 2 बातें होती है, पदार्थ ऊर्जा और चेतनता। पदार्थ आकाश के अंतर्गत प्रतीत होता है, जबकि ऊर्जा सदैव काल के अंतर्गत परिवर्तन में बंधी और परिवर्तन की गति से नापी जाती है। चेतना किसी कारण से आकाश और काल के अकेले बिंदु में यहाँ और अभी के रूप में अनुभव होती है, परंतु आप ये कहते प्रतीत होते हैं कि चेतना भी वैश्विक है, जिसका अर्थ ये है कि ये काल और आकाश से स्वतंत्र और निर्वैयक्तिक है। मुझे ये समझने में कि स्थान काल से स्वतंत्र होने तथा यहाँ और अभी में कोई विरोधाभास नहीं है, कठिनाई नहीं है, परंतु निर्वैयक्तिक चेतना के बारे में मैं अनुमान नहीं कर पाता। मेरी दृष्टि में चेतना सदैव किसी बिंदु पर सकेंद्रित व्यक्ति से संबंधित और व्यक्ति ही होती है। आप ये कहते प्रतीत होते हैं कि संवेदनकर्ता के बिना भी संवेदन संभव है, प्रेमी के बिना भी प्रेम होता है और कर्ता के बिना भी कर्म होता है। मैं अनुभव करता हूँ कि ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञात की त्रिपुटी जीवन की प्रत्येक गतिविधि में देखी जा सकती है। चेतना के अंतर्गत एक चेतन सत्ता, चेतना का एक विषय और विषय के प्रति चेतन सत्ता की चेतना का होना स्पष्ट सी बात है और स्वप्रमाणित ही है। वो जो चेतन है उसे मैं व्यक्ति कहता हूँ। व्यक्ति संसार में रहता है, इसका अंश है, इसे प्रभावित करता है और इससे प्रभावित होता है। महाराज जी, तुम इस बात की खोज क्यों नहीं करते कि संसार और व्यक्ति कितने वास्तविक है? प्रश्नकर्ता, अरे नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। व्यक्ति जिस संसार में रहता है उससे कहीं कम वास्तविक नहीं होता। इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है।
ये जानना ही पर्याप्त है। महाराज जी, फिर प्रश्न क्या है? प्रश्नकर्ता, क्या व्यक्ति वास्तविक है और संसार की प्रतीतियां धारणागत, या कि संसार की प्रतीतियां वास्तविक और व्यक्ति काल्पनिक? महाराज जी, ये दोनों ही वास्तविक नहीं है। प्रश्नकर्ता, निश्चित ही मैं इतना वास्तविक तो हूं ही कि आपके उत्तर का महत्व समझ सकूं, और मैं एक व्यक्ति हूं। महाराज जी, पर सुषुप्ति में नहीं। प्रश्नकर्ता, लीन रहना अनुपस्थिति नहीं होता? यद्यपि सोया हुआ हो तो भी मैं रहता हूं। महाराज जी, एक व्यक्ति होने के लिए तुम में स्वचेतनता का होना आवश्यक है। क्या तुम सदैव इस प्रकार होते हो? प्रश्नकर्ता, तब नहीं जब मैं सोया होता हूँ, और तब भी नहीं जब मैं मूर्छा में अथवा किसी निश्चेतक औषधि के प्रभाव में होता हूँ। महाराज जी, क्या जागृति की अवधि में तुम निरंतर स्वचेतनता युक्त रहते हो? प्रश्नकर्ता, नहीं, कभी कभी मैं अन्य मनस्क रहता हूं या बस मग्न। महाराज जी, स्वचेतनता में जब रिक्त स्थान आते जाते हैं, क्या उस समय भी तुम एक व्यक्ति बने रहते हो? प्रश्नकर्ता, निश्चित ही इस पूरे समय मैं एक ही व्यक्ति बना रहता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि मैं कल कैसा था और पिछले वर्ष कैसा था। इसे स्मरण कर सकता हूँ। मैं एक ही व्यक्ति हूँ। महाराज जी, अतः एक व्यक्ति बने रहने के लिए तुम्हें स्मृति की आवश्यकता होती है। प्रश्नकर्ता, अवश्य। महाराज जी, और स्मृति के अभाव में तुम क्या हो? प्रश्नकर्ता, अधूरा व्यक्तित्व, अधूरी स्मृति की बाध्यता है। स्मृति के अभाव में एक व्यक्ति के रूप में मेरा अस्तित्व संभव नहीं है। महाराज जी, निश्चित ही स्मृति के अभाव में भी तुम अस्तित्वमान हो सकते हो, और सत्य तो यह है कि होते ही हो, जैसे कि गहरी निद्रा में। प्रश्नकर्ता, केवल जीवित रहने के अर्थ में, न कि व्यक्ति के रूप में। महाराज जी, इस प्रकार तुम ये स्वीकार करते हो कि एक व्यक्ति के रूप में तुम्हारे अस्तित्व की निरंतरता में बाधायुक्त रिक्तताएं होती है। क्या अब तुम मुझे ये बतला सकते हो कि अपने आप को व्यक्ति की तरह अनुभव करने की दो अवस्थाओं के मध्य की रिक्तता की अवधि में तुम क्या होते हो? प्रश्नकर्ता, तब मैं होता हूँ, पर व्यक्ति के रूप में नहीं। चूंकि मैं इन अवधियों में अपने प्रति चेतन नहीं होता, इसलिए मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं होता हूँ, पर व्यक्ति के रूप में नहीं। महाराज जी, क्या हम इसे निर्वैयक्तिक अस्तित्व कह सकते हैं? प्रश्नकर्ता, पर मैं इसे अचेतन अस्तित्व कहना अधिक उपयुक्त समझूंगा। मैं हूं, पर मैं नहीं जानता कि मैं हूं। महाराज जी, अभी अभी तुमने कहा मैं हूं, पर मैं नहीं जानता कि मैं हूं। क्या अचेतन अर्थात चेतना रहित अवस्था में तुम्हारे द्वारा ऐसा कहा जा सकना संभव है? प्रश्नकर्ता, नहीं, तब मैं नहीं कह सकता। महाराज जी, तुम इसे भूतकाल का संदर्भ देकर ही कह सकते हो। मैं नहीं जानता, मैं अचेत था, अर्थात स्मरण न रख पाने के
भाव के द्वारा ही। प्रश्नकर्ता, अचेत हो जाने पर मैं कैसे याद रख सकता था और किसे याद रख सकता था? महाराज जी, पर तुम सचमुच ही अचेत थे या कि तुम्हें बस स्मरण भर नहीं है? प्रश्नकर्ता, ये मुझे कैसे स्पष्ट हो? महाराज जी, प्रयास करके देखो, क्या तुम्हें कल का प्रत्येक क्षण स्मरण है? प्रश्नकर्ता, स्पष्ट है कि ये संभव नहीं। महाराज जी, क्या तब तुम अचेत थे? प्रश्नकर्ता, ये भी स्पष्ट है कि मैं अचेत नहीं था। महाराज जी, इस प्रकार तुम चेतन थे और तुम्हें बस स्मरण भर नहीं है। प्रश्नकर्ता, हाँ, ऐसा ही है। महाराज जी, तो ये संभव है कि तुम निद्रा में भी चेतन थे और तुम्हें बस स्मरण भर नहीं है? प्रश्नकर्ता, नहीं, मैं चेतन नहीं था, मैं सोया हुआ था। मैंने एक चेतन व्यक्ति सा व्यवहार नहीं किया। महाराज जी, पुनः एक बार, तुम ये कैसे जानते हो? प्रश्नकर्ता, ऐसा मुझे उन लोगों ने बताया जिन्होंने मुझे सोया देखा था। महाराज जी, वे केवल इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि उन्होंने तुम्हें आंखें बंद किए लेटे हुए नियमित श्वास प्रश्वास लेते देखा। वे ये नहीं जान सकते कि तुम चेतन थे अथवा नहीं। तुम्हारा एकमात्र प्रमाण है तुम्हारी स्मृति, और इसकी विश्वसनीयता अत्यंत संदेहास्पद है। प्रश्नकर्ता, हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि अपने आप में केवल जागृति में ही मैं एक व्यक्ति होता हूँ। इसके अतिरिक्त के समय मैं क्या होता हूँ ये मैं नहीं जानता। महाराज जी, तुम कम से कम इतना तो जानते ही हो कि तुम नहीं जानते। यदि तुम ऐसा प्रदर्शित कर रहे हो, यदि तुम्हारा ये भाव है कि दो जागृतियों के मध्य की रिक्त अवधियों में तुम चेतन नहीं रहते हो, तो उन अवधियों को अभी हम एक ओर रख देते हैं। अभी हम केवल जागृति की अवधि के बारे में देखते हैं। प्रश्नकर्ता, स्वप्नों में मैं एक व्यक्ति होता हूँ। महाराज जी, ठीक है, हम उन दोनों अवस्थाओं स्वप्न और जागृति का एक साथ अध्ययन करते हैं। उनमें केवल सततता की ही भिन्नता हुआ करती है। यदि प्रति रात्रि तुम्हारे स्वप्न उसी स्थान, वातावरण, लोगों आदि को लेकर नियमित रूप से आते होते, तो तुम्हें ये समझने में कठिनाई होती कि कौन सी अवस्था स्वप्न है और कौन सी जागृति। अब आगे जो बातचीत हम करेंगे उसमें स्वप्न की अवस्था पर विचार भी जागृति की बात के ही अंतर्गत करेंगे। प्रश्नकर्ता, ठीक है, मैं संसार के साथ सचेतन संबंध की दृष्टि से एक व्यक्ति हूँ। महाराज जी, क्या तुम्हारे व्यक्ति होने हेतु संसार और इसके साथ का सचेतन संबंध ये दोनों अनिवार्य होते हैं? प्रश्नकर्ता, एक गुफा में बंद होने पर भी मैं एक व्यक्ति ही रहता हूँ। महाराज जी, अर्थात एक देह और एक गुफा और एक संसार जिसमें वे अस्तित्वमान हो। प्रश्नकर्ता, हाँ, मैं राजी हूँ। मेरे व्यक्ति रूप में अस्तित्वमान होने के लिए संसार और उसकी सचेतनता आवश्यक है। महाराज जी, इस प्रकार व्यक्ति संसार का अनिवार्य अंश हो जाता है। अन्य शब्दों में संसार व्यक्ति का अनिवार्य अंश हो जाता है।
ये दोनों एक ही बात है? प्रश्नकर्ता, चेतना असंलग्न है। संसार और व्यक्ति चेतना में प्रकट होते हैं। महाराज जी, तुमने कहा प्रकट, क्या तुम अप्रकट, विलीन शब्द को भी इसके साथ रख सकोगे? प्रश्नकर्ता, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं केवल अपने और अपने संसार के प्रकट होने का ही बोध रख सकता हूँ। एक व्यक्ति के रूप में मैं ये नहीं कह सकता संसार नहीं है। संसार के अभाव में ये कहने हेतु मैं भी न रहूँगा। चूंकि संसार है, इसलिए मैं कह सकता हूँ संसार है। महाराज जी, शायद ये इसके विपरीत हो। तुम्हारे होने से संसार है। प्रश्नकर्ता, मुझे ऐसा वक्तव्य अर्थरहित सा प्रतीत होता है। महाराज जी, हो सकता है कि अन्वेषण करने पर इसकी अर्थरहितता समाप्त हो जाए। प्रश्नकर्ता, हम कहाँ से प्रारंभ करें? महाराज जी, मैं केवल यही जानता हूँ कि जो भी अन्य पर आश्रित होता है वो वास्तविक नहीं होता। सही अर्थों में केवल सदवस्तु वास्तविक ही स्वतंत्र होता है। चूंकि व्यक्ति का अस्तित्व संसार पर निर्भर होता है और व्यक्ति संसार के ही द्वारा परिभाषित और परिसीमित होता है, अतएव वो वास्तविक नहीं हो सकता। प्रश्नकर्ता, पर निश्चित ही ये स्वप्न नहीं हो सकता है। महाराज जी, स्वप्न भी जब बोध में आता है संवेदित होता है और उसका सुख लिया जाता है, अथवा जब वो बीतता है तब अपना अस्तित्व रखता है। जो कुछ भी तुम सोचते और अनुभव करते हो उसकी सत्ता है, पर इसे जिस रूप में तुम ग्रहण करते हो आवश्यक नहीं कि वो उसी रूप में होता हो। जिसे तुम व्यक्ति की तरह सोचते हो संभव है कि वो उससे पूर्णतः भिन्न कोई अन्य वस्तु हो। प्रश्नकर्ता, मैं वही हूँ जो मैं अपने आप को जानता हूँ। महाराज जी, संभवतः तुम ये नहीं कह सकते कि तुम वही हो जो तुम सोचते हो कि तुम हो। तुम्हारी अपने आप के बारे में धारणाएं दिन प्रतिदिन और क्षण प्रतिक्षण बदलती है। तुम्हारी स्वप्रतिमा तुम्हारी सारी वस्तुओं में सर्वाधिक परिवर्तनशील वस्तु है। ये अत्यंत नाजुक वस्तु है और कोई भी सरलता से इसे क्षति पहुंचा सकता है। किसी प्रिय का बिछोह, नौकरी छूट जाना, कोई अपमान या तुम्हारी स्वप्रतिमा जिसे तुम अपना व्यक्ति कहते हो गहराई से परिवर्तित हो जाती है। ये जानने के लिए कि तुम क्या हो, तुम्हें पहले ये खोजना और जानना होगा कि तुम क्या नहीं हो, और तुम क्या नहीं हो ये जानने के लिए तुम्हें अपने आप पर सावधानी से दृष्टि रखनी होगी। मूल तथ्य मैं हूँ के साथ जो कुछ अनिवार्यतः मेल नहीं खाता उस सब को अस्वीकार करते हुए, ये धारणाएं मेरा जन्म किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर मेरे माता पिता से हुआ और अब मैं इस प्रकार से ये हूँ, यहाँ रहता हूँ, इससे विवाहित हूँ, इसका पिता हूँ, इसका नौकर हूँ इत्यादि मैं हूँ के भाव के अंतर्गत नहीं है। हमारी सामान्य प्रवृत्ति मैं ये हूँ के रूप में होती है।
दृढ़ता और निरंतर श्रम से मैं हूँ को ये अथवा वो से पृथक करो और ये अनुभव करने का यत्न करो कि ये अथवा वो हुए बिना होने या केवल होने मात्र का क्या अर्थ होता है। हमारी सभी आदतें इस अभ्यास के विरोध में होती है और उनसे संघर्ष करने का कार्य लंबा और कभी कभी कठोर भी होता है, परंतु स्पष्टता पूर्ण समझ बहुत सहायक होती है। मन के तल पर तुम्हारा वर्णन केवल निषेधात्मक शब्दों से ही हो सकता है। ये बात तुम जितनी अधिक स्पष्टता से समझ लोगे उतनी ही शीघ्र तुम अपनी खोज के अंत पर पहुंचकर अपनी असीम सत्ता को साक्षात कर लोगे।